डिक्टेटर या तानाशाह, ये शब्द सुनने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले किसका नाम आता है? आई नो बहुत से लोगों का जवाब होगा किम जोंग उन। और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन जितना क्रूर डिक्टेटर आज के समय में शायद ही कोई होगा। किम जोंग की तानाशाही आज पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया जानती है कि किम जोंग उन अपने देशवासियों के साथ कितना निर्दयी बर्ताव करता है, कितना सख्त सजाएं देता है नॉर्थ कोरियंस को। एक कैदी की ज़िंदगी से बदतर ज़िंदगी है नॉर्थ कोरियंस की। पर क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि किम जोंग उन से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक डिक्टेटर था जिसने कत्लेआम मचा रखा था अपने राज्य में। एक ऐसा डिक्टेटर जिसने सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। उसके और उसके मकसद के रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उसने मिटा दिया बिना सोचे समझे। ईदी अमीन, जी हाँ, यही नाम था उस तानाशाह का जिसकी डिक्टेटरशिप में बहुत लोग मारे गए, बहुत गलत हुआ लोगों के साथ। युगांडा में तो मानो जैसे तबाही शुरू हो गई हो। ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबो के एक छोटे से गाँव में हुआ था। ईदी अमीन की फैमिली फार्मर्स थी जो मोस्टली अपना गुजारा खेती से करते थे। अमीन के फादर फार्मर थे और उनकी माँ एक हर्बलिस्ट थी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण ईदी को कभी सही से पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से उनको हाई स्कूल से निकाल दिया गया। परिवार को सपोर्ट करने के लिए ईदी अमीन छोटा मोटा काम करने लगा जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन कहीं ना कहीं ईदी अमीन को इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था। उसे बॉक्सिंग और स्विमिंग बहुत पसंद थी और पर्सनैलिटी वाइज भी ईदी अमीन को काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि ईदी की हाइट लगभग 6 फीट से भी ज़्यादा थी। और जिस वक्त ईदी अमीन अपने गाँव में बड़ा हो रहा था उस वक्त पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स का राज था। युगांडा में भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था और उसकी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए 20-21 साल की उम्र में ईदी अमीन ने 1946 में ब्रिटिश आर्मी में एज अ असिस्टेंट को ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था किंग अफ्रीकन राइफल, जो ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा था। अमीन ये बात जानता था कि अगर उसे बड़ी पोस्ट चाहिए तो उसे अपने सुपीरियर्स का भरोसा जीतना होगा, जिसके लिए दिन रात एक करके ब्रिटिशर्स के लिए काम किया उसने। और जैसा ब्रिटिशर्स को वफादार इंसान चाहिए था, ईदी अमीन ठीक वैसा ही बन गया उनके लिए। और उसने ब्रिटिशर्स के अंडर में ईदी ने बॉक्सिंग स्विमिंग की ट्रेनिंग ली और अपने आप को तैयार किया आर्मी के मकसद पूरे करने में। ब्रिटिशर्स का दबदबा बनाए रखने के लिए ईदी उनका पूरा वफादार बन चुका था, यहाँ तक कि वो अपने ही लोगों को मारने लगा था। सोमालिया में हुए माओ माओ रिवॉल्ट में ईदी ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था और सामने आने वाले हर इंसान, हर पॉलिटिशियन, हर सोल्जर को सीधा मौत के घाट उतार देता था। ईदी इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके अपनाता था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। वहाँ के लोगों के मन में अमीन के लिए डर बसना शुरू हो गया था। जब अमीन अपने ही लोगों को बुरी तरह से मार रहा था तब कुछ सीनियर ब्रिटिशर्स की नज़र में वो आया और उन्हें ईदी में वो सब दिखा जो उनको चाहिए था, या ये कह लीजिए अमीन ने अपने सीनियर्स का भरोसा और दिल दोनों जीत लिया था, जिसकी वजह से उसकी मिलिट्री रैंक बढ़ती रही। और इसी सफ़र में उसकी मुलाकात हुई मिल्टन ओबोटे से, जो खुद एक सीनियर रैंक ऑफिसर था। इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि अब ये दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स को धोखा देने लगे। ब्रिटिश आर्मी के वेपन्स, एम्यूनेशन, गोल्ड और बाकी चीज़ें ये दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स की नाक के नीचे से ले जाने लगे, या ये कह लीजिए ये दोनों अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। और जब ब्रिटिशर्स को इन सब बातों के बारे में पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि युगांडा को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिलने वाली थी और चाहकर भी ब्रिटिश ऑफिशियल इनका कुछ भी नहीं कर सकते थे। और आखिरकार युगांडा को ईयर 1962 में ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई। युगांडा के आज़ाद होते ही ओबोटे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गया और ईदी अमीन बन गया कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन थोड़े टाइम बाद पोजीशन, पावर और पैसों को लेकर दोनों के बीच अनबन होना शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि ईदी ने फैसला लिया कि वो ओबोटे को मार देगा। इसके लिए ईदी ने एक आर्मी तैयार की जो ओबोटे और इसके सपोर्टर्स को ख़त्म करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही ओबोटे को ये बात पता चली तो उसने फ़ौरन ईदी की कमांडर की रैंक को डिग्रेड करके कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया। ये देखकर ईदी अमीन मानो जैसे पागल ही हो गया और उसने फैसला ले लिया कि अब वो ओबोटे तो ख़त्म करके ही दम लेगा। और इसके लिए ईदी ने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया, जिसके लिए ईदी ने अपने लोगों के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर सॉल्व करना शुरू किया। लोगों के साथ उनसे एक इमोशनल बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से ईदी का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ गया था और ईदी ने सबका भरोसा भी जीत लिया था। यहाँ तक कि 1971 में जब ईदी सिंगापुर गया था तब वहाँ उसने अपने स्पीच में खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट तक घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से आर्मी ने ईदी का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था और अब उसको ओबोटे को हटाकर युगांडा का प्रेसिडेंट बनना था। और पावर में आते ही ईदी ने सबसे पहले ओबोटे के सारे रास्ते बंद कर दिए। युगांडा में अपने लोगों के बीच एक न्यूज़ फैला दी कि अगर कोई ओबोटे को सपोर्ट करेगा या अगर किसी ने ईदी के साथ गद्दारी करी तो उसके लिए मौत की सज़ा तय है। इसके बाद ईदी ने कई किलर्स स्क्वाड खड़े किए
और इनका नाम सिर्फ ये था कि ईदी की प्रोटेक्शन करना और अगर कोई ओबोटे सपोर्टर है तो उसको जान से मार देना। और अगर इन्हें किसी पर शक भी हो जाता था तो वो उन्हें मार भी देते थे और इसी शक की वजह 2 ट्राइब्स को मौत के घाट उतार देती है, अचोली एंड लैंगो ट्राइब्स। ये 2 ट्राइब्स को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि ईदी को सिर्फ इन पे शक था कि कहीं ना कहीं ये ओबोटे से मिले हुए हैं और उस तक यहाँ की सारी जानकारी देते हैं। और इसके बाद तो जैसे ईदी ने हद ही कर दी। ईयर 1972 में एक दिन ईदी ने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। ईदी अब ये चाहता था कि उसके देश युगांडा में जितने भी एशियंस थे वो सब वापस चले जाएं, यानी युगांडा में अब उनकी कोई जगह नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस पर यह मुसीबत एकदम से आ गिरी क्योंकि कुछ इंडियंस तो वहाँ पैदा ही हुए थे जब ब्रिटिशर्स 18 के दशक में इंडिया आए थे। तभी उस वक्त कुछ इंडियंस माइग्रेट करके युगांडा पहुंचे थे और इंडियंस की वजह से युगांडा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ था। इंडियंस उनमें से थे जिन्होंने युगांडा की इकोनॉमी को शेप दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब एशियंस को युगांडा छोड़कर जाना पड़ रहा था। कहा जाता है इसके पीछे कॉलोनल गद्दाफी का हाथ रहा है। उसने ही ईदी अमीन को ये सलाह दी थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि 60% युगांडा की जीडीपी में एशियंस का योगदान था, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस उस वक्त बिजनेस कर रहे थे और शायद यही बात थी जो ईदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे मानो ऐसा लग रहा हो कि कल को कहीं इंडियंस युगांडा के लोगों का हक ना मारने लगे या फिर इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करने लगे, क्योंकि ईदी युगांडा पर सिर्फ खुद का कंट्रोल चाहता था और इसके लिए ईदी ने लोगों को फोर्स करना शुरू किया कि वो युगांडा से माइग्रेट करके चले जाएं। और जो लोग नहीं जाना चाहते थे उनके साथ ईदी ने कत्लेआम मचा दिया। तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और कुछ को सीधा मगरमच्छों के हवाले कर दिया गया। ईदी का पागलपन इस कदर बढ़ गया था कि उसने एशियंस को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए उसने कंसंट्रेशन कैंप बनवाए, अलग से कुछ रूम्स बनवाए जिनमें वो खुद उनको टॉर्चर कर सके। ऐसा करते हुए उसने कई हजार लोगों की जानें ली थी। और सबसे अजीब बात तो तब पता चली जब ईदी का प्राइवेट रूम के बारे में उसकी 5वीं बीवी को पता चला, जिसमें कई सारी डेड बॉडीज थी जिनके साथ ईदी बातें किया करता था, उनके साथ सोया करता था। यहाँ तक कि कुछ बॉडीज के तो पार्ट्स तक गायब थे, जैसे लिप्स, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और फीमेल्स के सेक्सुअल पार्ट। की जानकारी के लिए बता दूं कि ईदी अमीन ककवा एथनिक ट्राइब से बिलोंग करता था। इस ट्राइब के लिए काफी खतरनाक होते थे और रिचुअल्स के रूप में जानवरों और इंसानों का खून भी पिया करते थे। ईदी इसी माहौल में पला बड़ा था और इसके लिए खून खराबा आम बात थी। पर इससे ये साफ पता चलता है कि ईदी उन बॉडीज का मांस खा जाता था और खून पी जाया करता था, जो कि एक काफी डरावनी बात है। ईदी ने लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें ली थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये सब बातें लोगों को पता चलनी शुरू हो गई। ईदी का असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा। लोगों को पता चलने लगा कि कैसे ईदी अमीन उसके सामने एक अच्छा लीडर बनने का नाटक करता आया है। ये सब देख के ईदी का पागलपन बढ़ता गया और युगांडा की इकोनॉमी गिरना शुरू हो गई, जिसको देखकर ईदी पूरा पागल हो गया और उसने पावर में बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ईदी ने तंजानिया पर अटैक करके उसको काबू करने के लिए सोचा और शायद ये ईदी की सबसे बड़ी गलती थी। तंजानिया ने बुरी तरह हारने के बाद ईदी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और सऊदी अरब में जाकर बस गया। उसने बची कुछ जिंदगी वहीं गुजारी, जिसके बाद ईयर 2003 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से उसकी डेथ हो गई और इसी के साथ ईदी अमीन की तानाशाही भी खत्म हो गई। कहा यह जाता है कि आज भी युगांडा में ईदी अमीन का डर लोगों के दिल से नहीं गया है। कहीं ना कहीं वो आज भी वहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।